प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम नागरिक शास्त्र के भाग 2 अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध के विषय में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। भारत को स्वतंत्रता कठोर एवं चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी। आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता किन विषम परिस्थितियों में मिली, कितना इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा, कितना बलिदान देना पड़ा। तो ये इस बात से सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद नए देशों के सामने लोकतंत्र बनाए रखने की तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की हमारे सामने दोहरी चुनौती थी। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। 1945 में 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला भाई, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने व शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की इच्छा अनुसार अपनी विदेश नीति बनाई, क्योंकि उन्हें इन देशों से अनुदान या कर्ज मिल रहा था। इसलिए उन्होंने विदेश नीति बनाई, क्योंकि उन्हें जो ताकतवर देश थे उनसे इच्छा अनुसार जो है उन्हें अनुदान मिल रहा था। इसलिए विकासशील देशों ने इस तरीके की जो है नीति बनाई। इस कारण से दुनिया के विभिन्न देश दो गुटों में बंट गए। पहला गुट हो गया भाई संयुक्त राज्य अमेरिका गुट, और दूसरा सोवियत संघ गुट। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में सन 1946 से 1964 तक इन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की और उसके क्रियान्वयन पर कार्य किया। भारत अपने आप को दोनों ही गुटों से दूर रखना चाहता था। सन 1956 में जब ग्रेट ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नव उपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध का नेतृत्व किया था। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग, इंडोनेशिया में एक शहर है बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन सन 1955 में हुआ। आमतौर पर इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे बांडुंग सम्मेलन क्या था भाई। इंडोनेशिया के अंदर एक शहर है बांडुंग, उसमें एफ्रो एशियाई सम्मेलन सन 1955 में हुआ था। इसको जो है हम बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ गई थी भाई। जब वो बांडुंग सम्मेलन हुआ अफ्रो एशियाई में, इंडोनेशिया का जो शहर था बांडुंग, तभी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेलग्रेड जगह है भाई, ये वहाँ हुआ। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत स्वतंत्र भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े ही मित्रतापूर्ण ढंग से की थी।
सन 1949 को की चीनी क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश था। यानी जब 1949 में चीन में क्रांति हुई तो भारत ही एक पहला देश था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता प्रदान की थी। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इससे आपको जो है बहुत सारे अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। तो सभी छात्र इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कई बार सुनेंगे। जब भी आपको समय मिले तो सुने। इसकी जो मैं लिखित जो है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको भेजूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।